फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। जिस घड़ी का हमें कई दिनों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी यस बैंक के Q3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। कब है रिजल्ट और कैसा आने वाला रिजल्ट, उसको हम जाके डिस्कस करेंगे। साथ में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है यस बैंक से रिलेटिंग, उस न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या सिचुएशन बनने वाली है। साथ में आने वाले समय के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए यस बैंक को लेकर, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 18.30 पर ओपन हुआ, फिर इसने 18.55 की हाई बनाई, फिर उसके बाद में गिरावट शुरू हो गई स्टॉक में और लगातार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक 17.85 पर आ गया और उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी हुई और ये 17.95 पर करीब 0.55% डाउन पर क्लोजिंग हुई है, यानी आज क्लोजिंग 18 के नीचे है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम तो अच्छा ही है। BSE में 2,86,78,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 1,20,41,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.99%। NSE की बात करेंगे तो 16,86,82,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 7,67,15,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.48%, यानी वॉल्यूम अच्छा खासा है और वॉल्यूम 40% के ऊपर है, यानी इसमें डिलीवरी बेस्ड काम भी हो रहा है अच्छा। और अब इसकी सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ चलते हैं फ्रेंड। यस बैंक के Q3 की रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि आने वाली 22 जनवरी को, यानी 22 जनवरी को फ्राइडे को बैंक की बोर्ड मीटिंग है और उस मीटिंग के दरमियान Q3 के रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। तो इस तरह से रेट डेट निकल के आ चुकी है और जो 31 दिसंबर 2020 से ट्रेडिंग विंडो बंद थी, जिसमें बैंक के सारे कर्मचारी, बैंक का स्टाफ और बैंक से रिलेटिंग जितने मेंबर है वो और साथ में उनके बोर्ड मेंबर और जिसका बैंक के साथ में सीधा संबंध है, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुकी थी और ये ट्रेडिंग विंडो अब 24 जनवरी तक, यानी 24 जनवरी तक बंद रहेगी। उसके बाद में 25 के बाद में वो अपना नॉर्मली कामकाज कर पाएंगे, लेकिन उसके बीच में अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सीधे बैंक से रिलेटिंग है। 31 मार्च 2020 को Q3 के रिजल्ट की सारी तैयारी कर ली जाती है। उसमें जो भी उसका जो रिजल्ट है उसकी एक फाइनल सिनेरियो समझ में आ जाती है और इसकी वजह से जो बैंक से रिलेटिंग स्टाफ होता है, जो उससे बोर्ड मेंबर से संबंधित लोग होते हैं, उनको पता होता है कि बैंक का रिजल्ट कैसा आने वाला है, क्या है उसमें पॉजिटिव या निगेटिव बातें, तो उसकी वजह से वो उसके शेयर प्राइस को प्रभावित न कर पाए। इसकी वजह से उनके लिए 31 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक के डेट के बीच में कारोबार को बैन कर दिया जाता है उनके लिए, ताकि शेयर के प्राइस को प्रभावित न कर पाए। तो इस तरह से एक निर्णय लिया गया है ताकि उसकी वजह से उसकी जो प्राइस है उसमें किसी भी तरह की कोई हेरफेर की संभावना न बने। तो इस तरह से जिस न्यूज़ का हमें इंतजार था वो न्यूज़ आ चुकी है, यानी 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, ऐसे हमें लग रहा है। तो उसके बाद में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, तो अब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन का और इंतजार करना होगा आपको और उसके बाद में इसमें तेज़ी बन जाएगी। और साथ में अब एक न्यूज़ की तरफ भी चलेंगे फ्रेंड्स हम। ईडी को अपनी जांच में पता चला है कि कॉक्स एंड किंग्स के मालिक केरकर ने 2004 से 2019 के बीच में 426 करोड़ और 71 करोड़ का कॉक्स एंड किंग्स के जो पैसे थे उसको अपने ग्रुप की दूसरी कंपनियों के बीच में, जिसमें वी होटल लिमिटेड और तुलिप होटल स्टार होटल है, उसमें गलत तरीके से उन पैसों को घुमाया था और इस तरह से फ्रॉड किया था। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कॉक्स एंड किंग्स में भी यस बैंक के पैसे डूबे हुए, तो उससे रिलेटिंग न्यूज़ निकल कर आई है अभी। ईडी ने राणा कपूर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने 3,642 करोड़ के जो लोन दिया था कॉक्स एंड किंग्स को, उस लोन को रिकवर करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि डिफ़ॉल्टिंग फर्म कॉक्स एंड किंग्स ने अपनी यूके की फर्म हॉलिडे ब्रेक एजुकेशन को 4,387 करोड़ में बेच दिया था। तो यस बैंक के 2 सीनियर ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट दिया है ईडी को कि तब मौका था बैंक के पास उस लोन को रिकवर करने का, क्योंकि कॉक्स एंड किंग्स के पास पैसे आए हुए थे, लेकिन राणा कपूर ने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की जिससे पैसे रिकवर किए जा सके उनसे। यह स्टेटमेंट ईडी की चार्जशीट में दर्ज है, जो कॉक्स एंड किंग्स के 7,000 के करोड़ के फ्रॉड के लिए बनाई गई चार्जशीट है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि जब कॉक्स एंड किंग्स ने अपनी यूके की फर्म 4,387 करोड़ में बेची, तब कंपनी पर 5,500 करोड़ का कर्जा था
और उसमें सबसे बड़ी जो रकम थी वो यस बैंक की थी, लेकिन उन्होंने इन पैसों को अपना कर्जा नहीं चुकाया। वो चाहते अगर उनको ईमानदार होते तो वो जो 5500 का उनके ऊपर कर्जा था वो इन पैसों से वो चुका सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने ये जो रकम थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर ली। और फिर 2019 में पैसे नहीं चुकाने की वजह से बैंक्रप्सी कोर्ट में कंपनी को ले जाया गया। और जो कंपनी के कॉक्स एंड किंग्स के मालिक केरकर हमेशा से हेर फेरे का ही काम करते थे। उन्होंने टिकटों की हेराफेरी करके भी बहुत गोलमाल किया था, बहुत अपनी आपस की कंपनियों के बीच में। और ये फ्रॉड करने के लिए जो अंजाम दे रहे थे उनमें उनका साथ दे रहे थे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनिल खंडेलवाल और साथ में थे उनके नरेश जैन। ये तीनों तिगड़ी मिलकर सारा गोलमाल कर रही थी और जो कंपनी के पैसे निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कंपनी के पैसे निकाल के खुद यूज़ कर रहे थे। और जब जांच के दायरे में आए तो उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और इस तरह से जो ये था पूरा मामला, ये पैसे इन लोगों ने दबा के लूटे। और राणा कपूर ने हमेशा गलत नीयत से ही काम किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए यस बैंक की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया। उन्होंने ऐसे हर फ्रॉड को कर्जा दिया जिसने राणा कपूर को रिश्वत खिलाई और बाद में उन पैसों को रिकवर करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो इस तरह से ऐसे लोगों को कर्जा देने की वजह से अंत में यस बैंक डूब गई। आखिरकार में आरबीआई ने यस बैंक की बागडोर अपने हाथ में ली और सारा का सारा जो मैनेजमेंट है एसबीआई को सौंपा और एसबीआई ने आखिरकार ये मैनेजमेंट प्रशांत कुमार के हाथ में दिया और उसकी वजह से आज यस बैंक फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो गई है और अच्छी तरह से परफॉर्म करने लगी है। तो आने वाले समय में यस बैंक में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि अब Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। 22 तारीख को आ जाएगा इसका रिजल्ट और रिजल्ट आएगा दमदार, ऐसी हमें पूरी अपेक्षा है और आपको भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन तब तक के लिए एक बार क्या इसकी प्राइस रह सकती है वो जानने के लिए हम मनी कंट्रोल के पिवट लेवल पर चलते हैं और उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्राइस रह सकती है 22 तारीख तक। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 17.80 का। अगर वहाँ से भी नीचे स्टॉक जाता है तो फिर जाएगा 17.55 पर और उससे भी नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 17.30 के। तो गिरावट में ये 17.30 तक जा सकता है, लेकिन जो हमने जो बोला हुआ है कि 17 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके ऊपर ही ये ट्रेड करेगा गिरावट में भी। लेकिन अगर यहाँ से तेजी बनती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो पहला जो टारगेट है वो है 18.30 का। स्टॉक अगर उससे ऊपर जाएगा तो जाएगा फिर 18.55 तक और जो तीसरा इसका टारगेट है वो है 18.80। तो ये तेज़ी में 18.80 तक जा सकता है और गिरावट में 17.30 पर जा सकता है। तो इस तरह से ₹1 की ये लिमिट के अंदर बंधा हुआ है। इसे फिलहाल रिजल्ट तक यही ट्रेड रहेगा, उसके बाद में इसमें तेज़ी बन सकती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है यस बैंक में तो इस लेवल पे आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो प्राइस है वो बिल्कुल आपकी रीजनेबल हो चुकी है और यहाँ से अब तेज़ी बनेगी Q3 के रिजल्ट के बाद में। और वैसे भी फरवरी के बाद में नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाएगा म्यूचुअल फंड का, इसलिए इसमें नई तेज़ी आराम से बनेगी। अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 88% लोग इसको बाय करना चाहते हैं, 70% सेल की कॉल है और 5% होल्ड की कॉल है। तो 88% और 5% को जोड़ दे 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए तो आने वाले समय में येस बैंक के स्टॉक में जरूर तेज़ी बनेगी, तो आप इस लेवल पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।